मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। गुरु आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब क्लास का टाइम 6:30 बजे मैंने कर दिया है। तो सारे के सारे स्टूडेंट अब 6:30 बजे रेडी रहें। कंटिन्यू क्लास होगी। और पिछली क्लास में मैंने कंप्लीट करवाया था सेट 1 2022 का। तो अगर नहीं कंप्लीट किया है तो लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और पिछली क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें सेट 1 आपको कंप्लीट मिलेगा 2022 का। और इस क्लास में सेट 2 स्टार्ट करेंगे 2022 का। फटाफट लाइक और शेयर कर दो, गुरु की गर्दे वाली क्लास होने वाली है। प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, फटाफट शेयर और लाइक कर दो। 6:30 बजे की क्लास कर दी है मैंने। अब रोज आपको 6:30 बजे रेडी रहना है। आपके सामने क्वेश्चन है पहले का सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण है। फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। दो सदिश दिए गए हैं और बीच का कोण पूछा गया है। तो यहां पे देखो, अगर डायरेक्ट मैं टिक लगाऊं तो आप नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए पहले वाले सदिश को वेक्टर ए मान लो, कैपिटल मानो। स्मॉल लेटर में आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दिख रहा है, तो इसीलिए मैं कैपिटल ए वेक्टर मान लेता हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। ठीक है भाई। अब वेक्टर वी को मान लेता हूं वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है भाई। अब एक फार्मूला आपको आता है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। दो सदिशों के बीच कोण अगर निकालना है तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा के बराबर वेक्टर ए का सदिश है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है भाई। फिर क्रॉस वेक्टर बी का सदिश है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अपान में वेक्टर ए का मापांक इतना आपको लिखना है। फिर वेक्टर बी का मापांक वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक लिखना है। अब आप जानते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दिख रहा है। अगर इसको मैं चेंज कर लूँ, वेक्टर ए पहले लिख दूं और वेक्टर बी बाद में लिख दूं, तो ये वाला यहाँ पे बन जाएगा। एक जैसा जब बनेगा होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। कॉस थीटा के बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जैसे का तैसा। यहाँ पे जब मैं चेंज करूंगा तो निगेटिव आएगा। फटाफट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डॉट लगाना है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। फार्मूले में डॉट होता है। ठीक है भाई। यहां पर आपको डॉट लगाना है। ओके। अब यहाँ पे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक है भाई। विशाल, गुड इवनिंग। फटाफट इसको नोट करो, सारे के सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अगर मैं आपसे कहूं इसको बाहर निकालो, इस माइनस को, तो मापांक क्या बताता है, धनात्मक बताता है। तो यहाँ पे तो धनात्मक आ जाएगा, और यहाँ पे अगर एक जैसा दिख रहा है तो इसका होल स्क्वायर आप बना लो। देखो कैसे, कॉस थीटा के बराबर नेगेटिव आगे लिख दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। एक जैसा है, होल स्क्वायर कर लो। अगर इसको बाहर निकालेंगे नेगेटिव को तो पॉजिटिव बना देगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर कर दूं,
ठीक है भाई, नेगेटिव बाहर निकालोगे पॉजिटिव हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, तो यहाँ पे घातें 2 आपको लेनी है। ठीक है भाई, अब इसके बाद आप जानते हो स्क्वायर से मैं मापांक लगा सकता हूं और स्क्वायर से मैं मापांक हटा सकता हूं। तो ऊपर वाला चेंज कर लो चाहे नीचे वाला चेंज कर लो, तो मैंने कहा ऊपर वाला ही चेंज कर लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक का वर्ग, ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर से मापांक लगा सकते हो और स्क्वायर से मापांक हटा सकते हो, ये रूल है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, अब ये कट जाएगा, तो कॉस थीटा के बराबर कितना आ गया मेरा -1। अब बताओ -1 जो है कॉस की टेबल में कितने का मान होता है? आप बोलोगे सर 180 डिग्री का मान होता है, तो यहां से थीटा का मान कितना निकलेगा? कॉस से कॉस हटा दो तो 180 डिग्री आंसर आएगा। फटाफट ऑप्शन पे टिक लगा लो, फटाफट ऑप्शन पे टिक लगा लो। समझ में आ गया? कवि यादव, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहां पे बोला है पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर निम्नवत परिभाषित है, x, y बिलोंग्स टू आर, दैट इज इम्प्लाई दैट। इस सिंबल को क्या मैं बोलता हूं? दैट इज इम्प्लाई दैट x माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल 1, जेड पर यह संबंध है। स्वातुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। फटाफट बताओ स्वातुल्य संबंध में क्या होता है? भुज और कोटि एक जैसी। अगर मैं आपसे कहूं स्वातुल्य संबंध में भुज और कोटि एक जैसी, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे x, y दिख रहा है, आप जानते हो स्वातुल्य संबंध में x, x युग्म यूज करते हैं और y, y। ठीक है, पहले इसको चेक करेंगे बाद में इसको चेक करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। अगर दोनों युग्म r में मिलेंगे तो ये संबंध जो r दिखाई दे रहा है स्वातुल्य संबंध होगा। तो फटाफट y के स्थान पर x आपको रखना है, क्योंकि बाद वाला y होता है और पहले वाला x होता है। तो मेरे को x, x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर क्या रखने पर? x रखने पर, इस शर्त में आपको रखना है। ये जो आपको शर्त दिख रही है इस शर्त में आपको रखना है y के स्थान पे x, तो x माइनस x। अब हमें क्या चाहिए? अगर लेस देन इक्वल 1, मतलब 1 से छोटा ये मान देता है तो मेरी शर्त सत्य होगी, तो ये युग्म R में बिलोंग करेगा। इसे हल करेंगे, मोड में कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, क्योंकि x में से x माइनस करेंगे तो मोड के अंदर 0 आएगा। विवेक भाई बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा? मेरे को 0 मिलेगा भाई। अब 0 जो है 1 से छोटा है, तो ये शर्त मेरी क्या है? सत्य है। अगर ये मेरी शर्त सत्य है तो ये युग्म किस में बिलोंग कर जाएगा? x, x R में कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है दैट इज x, x बिलोंग टू R। ठीक है, दैट इज अर्थात, IE का मतलब होता है अर्थात। तो x, x R में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये मेरी शर्त सत्य है, क्योंकि 0 जो है 1 से छोटा होता है। अब मेरे को ये युग्म चेक करना है, इसमें क्या है? आपको दिख रहा है कि बाद में y है और पहले क्या है? y है, तो मतलब x के स्थान पे आपको y रखना है, तभी तो y, y मिलेगा। अगर मैं x के स्थान पे y यहाँ पे रखूंगा तभी युग्म y, y मिलेगा। तो इस शर्त में आपको क्या करना है? x के स्थान पे y रखना है। फटाफट यहाँ पे देखो और यहाँ पे लिख लो फॉर एवरी x अवयव किस में बिलोंग करेगा? समुच्चय z में, क्योंकि समुच्चय मेरे पास क्या है? z है भाई। अब मेरे को ये देखना है, तो फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे? x के स्थान पर y रखने पर, फटाफट रखो,
तो आपने कहा जी सर x के स्थान पे यहाँ पे y रख रहे हैं, तो y माइनस वाई मोड में मिलेगा ना, y में से y माइनस करोगे 0 मिलेगा, तो इसका मान क्या होता है 0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 1 से छोटा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी होगा भाई, क्योंकि 0 जो है 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर शर्त तो मेरी सत्य है, यहाँ पर भी सत्य है, तो ये वाला किस में बिलोंग करेगा, R में कर जाएगा। तो y कमा बाई, फटाफट यहाँ पे देखो y कमा बाई ये युग्म R में बिलोंग करेगा, तो फॉर एवरी y जो है अभी अब समुच्चय Z में बिलोंग करेगा। तो x कमा x R में बिलोंग कर रहा है, y कमा y R में बिलोंग कर रहा है, तो R एक स्वातुल्य संबंध है। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है, इस ऑप्शन में R जो है स्वातुल्य संबंध है, R कामा समुच्चय Z में एक स्वातुल्य संबंध है। फटाफट जो है पहली डेफिनेशन देखो, यहाँ पे बोला है स्वातुल्य नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तुल्यता संबंध का मतलब होता है तीनों परिभाषाएं आपको सत्य बतानी है, स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। अगर तीनों परिभाषाएं सत्य हैं तब आप ऑप्शन 4 वाले पे टिक लगाओगे तुल्यता संबंध पर। तो पहली परिभाषा मेरी सत्य आई है। अब दूसरी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो फटाफट यहाँ पे हेडिंग डाल लो, सम्मित संबंध। सारे सारे मेरे प्यारे भाई हेडिंग डाल लें, सममित संबंध। अगर मैं सम्मित संबंध की मैं बात करूं तो आप जानते हो ये पूरी संबंध R में आपको मिलेगी। आप जानते हो कि x कमा y लेके चलना पड़ता है R में, और y कमा x मिलना चाहिए R में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x कमा y दिख रहा है, तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है, x कमा y से ही करनी है, क्योंकि x कमा y मेरे को R से लेके चलना पड़ता है। ये लो भाई, अब मेरे को क्या मिलना चाहिए, y कमा x मिलना चाहिए, इम्प्लाई दैट मेरे को क्या मिलना चाहिए, y कमा x R में मिलना चाहिए। अगर ये मिलेगा R में तो भाई R क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ये R में बिलोंग करेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको शर्त चेक करनी है, सत्य है या नहीं। तो ये दिया है और ये मिलना चाहिए, तो ये दिया है, पूरी शर्त आपको लिख लेना है, क्योंकि x कमा y से ही शर्त बनी है, तो ये लेके चलना पड़ता है। तो इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख लो, x माइनस वाई मोड में और लेस देन इक्वल 1। ठीक है, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये वाला। पहले इसके लिए शर्त देखेंगे। हम जानते हैं कि x कामा y और यहाँ पे y कामा x है, तो y कामा x चेक करने के लिए आपको शर्त में आगे पीछे चेक करना पड़ेगा। तो माइनस अगर कॉमन ले लूँ, देखो भाई फटाफट, अगर y मैं पहले लिख दूं और x बाद में लिख दूं, क्योंकि ये चेक करेंगे R में है या नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, y को पहले x को बाद में लिखा, लेकिन नेगेटिव कॉमन ले लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना मेरे को मिल जाएगा, इसको मैं नीचे लिखता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं। देखो भाई, माइनस जब बाहर निकालोगे तो y माइनस एक्स ही रहेगा मोड में, लेस देन इक्वल 1। अगर ये x माइनस वाई 1 या 1 से छोटा है तो y माइनस एक्स भी 1 या 1 से छोटा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपसे कहा कि 1/2 जो है 1 से छोटा है, तो माइनस 1/2 जो है ये भी रहेगा 1 से छोटा। तो 1/2 और माइनस 1/2 से आपने समझ लिया। तो यहाँ पे x माइनस वाई मोड में दिख रहा है, तो 1 से या 1 से छोटा। तो अगर नेगेटिव है, बाहर मैंने कॉमन ले लिया, पॉजिटिव बना लिया, तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा ही रहेगा।
तो ये मेरी शर्त क्या है, सत्य है। अगर शर्त मेरी सत्य है तो ये युग्म जो है y, x R में बिलोंग करेगा। अगर ये कर रहा है तो R मेरा क्या है, एक सममित संबंध है। अगर यहाँ पे ना समझ पाए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। यहाँ पे अवयव लिखे जाते हैं x, y, z में 2 अवयव बिलोंग करेंगे। अब आप लिख सकते हो फटाफट यहाँ पे कि जो R मेरा है समुच्चय Z में सममित संबंध है। तो 2 परिभाषाएं मेरी क्या है, सत्य है। अब तीसरी चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। तो आपको ऑप्शन में देखना है, 2 परिभाषाओं से अगर ऑप्शन पे टिक लग रहा है तो तीसरी परिभाषा आपको चेक नहीं करनी है, सत्य है या नहीं। तो 2 से चेक करेंगे ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन में स्वातुल और सममित संबंध सत्य है। तो यहां पे देखो बोला है स्वातुल तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो अभी मैंने संक्रामक संबंध नहीं चेक किया, इसको छोड़ दो। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, इसने बोला स्वातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो सम्मित मेरा क्या निकला है, आर जो है सम्मित संबंध मेरा निकला है और इसने बोला नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे बोला है एक तुल्यता संबंध। अब 2 ऑप्शन आपके बचे हैं। अगर सम्मित संक्रामक संबंध हो जाएगा तो तुल्यता संबंध पर टिक लगेगा। अगर संक्रामक संबंध नहीं निकलेगा तो आपको ऑप्शन फर्स्ट पे टिक लगाना है। फटाफट इतना नोट करो, सारे स्टूडेंट क्या करें, इतना नोट करें। इतना नोट करने के बाद में फिर यहाँ पे आए, हेडिंग डाल लें संक्रामक संबंध। सारे स्टूडेंट डालें यहाँ पे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, फार्मूला जानते हो, x, y और y, z R से लेके चलना पड़ता है और लास्ट वाला x, z R में होगा तो संक्रामक संबंध हो जाएगा। और ये वाला युग्म अगर R में नहीं मिलेगा तो समझो भैया संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ये 2 युग्म लेके चलना है, 2 युग्म लेके चलना है। और ये वाला क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो संक्रामक संबंध होगा मेरा। तो इसके लिए और इसके लिए आपको क्या करनी है, शर्त लिखनी है। तो x माइनस वाई, ठीक है, फिर और करके लिखो, अपने पास से लिखो भाई। इसके लिए तो शर्त मेरी दी गई है, देखो यहाँ पे x, y के लिए ये शर्त बनी है। तो x, y लेके चलोगे तो ये शर्त भी आपको लिखना पड़ेगी। तो शर्त आपको पहले लिखना है, उसके बाद ये युग्म आपको लिखना है, लेकिन फार्मूले के रिलेटेड ही यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये युग्म R से लेके चलोगे और ये वाला युग्म R से लेके चलोगे, तो इसके लिए आपको शर्त ऊपर लिखना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। x माइनस वाई के लिए लिखी और y माइनस जेड के लिए लिखी, क्योंकि ये लेके चलना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला x, y ऐसे दिखाना और ये y माइनस जेड है ना मोड में, तो y, z लिखना ऐसे करके, ठीक है। ये तो लेके चलना है। अब ये चेक करना है ये वाला, तो इम्प्लाई दैट और यहाँ पे इम्प्लाई दैट। अगर यहाँ पे मेरा आ रहा है मोड में x माइनस जेड और लेस देन इक्वल 1, अगर ये मिलेगा, यहाँ पे देखो x माइनस जेड मोड में लेस देन इक्वल 1, अगर ये मिलेगा तो आप ये लिख सकते हो। अगर ये ना मिले यहाँ पे तो समझ जाओ ये युग्म R में नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, अगर मैं एडिंग करता हूँ, देखो अगर मैं जोड़ता हूँ तो x माइनस वाई, ठीक है भाई, और प्लस y माइनस जेड मोड के अंदर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेस देन इक्वल 1 प्लस 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे अलग जोड़ना है और लेस देन इक्वल के बाद में अलग जोड़ना है। जैसे ही आपने जोड़ा
तो मैं यहीं पे लिखूंगा। ठीक है भाई, इसको मैं नीचे करता हूं। देखो भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाई प्लस है, बाई माइनस है, कट गया तो एक्स माइनस जेड आया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे, क्या मिला, 2 मिलेगा। और चाहिए मेरे को कितना, 1 चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो समझो ये युग्म आर में बिलोंग कर जाता, लेकिन यहाँ पे मिला है 2। ये तो मैच हो रहा है एक्स माइनस जेड मोड में, लेकिन लेस देन इक्वल 1 मैच नहीं हो रहा है। तो ये मेरी शर्त क्या हो गई, असत्य है। अगर असत्य है तो ये युग्म आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो फटाफट यहाँ पे लिख लो एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे क्या लिख लो, अवयव। अवयव कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे आपको देखना है। जैसे एक्स कामा बाई है, बाई कामा जेड है, यहाँ पे एक्स कामा जेड है, सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है। जैसे एक्स मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 बार लिखा है तो मैं एक्स एक बार लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो बाई कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, लेकिन लिखूंगा एक बार। अब यहाँ पे जेड देखना है आपको, 2 बार जेड दिखा है तो एक बार लिखेंगे। ये सारे के सारे आपको किस में बिलोंग करना है, जेड में, क्योंकि जेड मेरा क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पे मैंने पता कर लिया भाई कि आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे लिखें इम्प्लाई दैट आर कामा समुच्चय जेड में संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। 2 परिभाषा मेरी सत्य है और तीसरी परिभाषा मेरी क्या है, असत्य है। अब ऑप्शन पे टिक लगा दो, पहला वाला करेक्ट है। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो भाई पूछ लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये वाली लाइन आपको समझ में आई, ये वाली जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये समझ में आया और ये समझ में आया, जल्दी बताओ। और यहाँ पर ये फार्मूला होता है, बताओ फटाफट बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। मोनोपाल, ये समझ में आया, ये समझ में आया। भुज और कोटि एक जैसे जो युग्म होते हैं, अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो स्वातुल संबंध होगा। ठीक है भाई। फिर मैंने क्या कहा, सम्मित संबंध में क्या होता है, ए बी लेके चलना पड़ता है और बी ए चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स बाई दिखा तो एक्स बाई लेके चले, फिर बाई कमा एक्स आपको चेक करना पड़ेगा। उससे पहले आपको शर्त देखनी है। अगर शर्त यहाँ पे सत्य मिलेगी तो ये बाई कमा एक्स बिलोंग करेगा आर में। तो शर्त मेरी सत्य दिखी तभी मैंने लिखा बाई कमा एक्स आर में बिलोंग्स टू। उसके बाद आप बता सकते हो कि आर मेरा क्या है, संक्रामक संबंध है। ये 2 परिभाषाएं आपके समझ में आ गई। ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे देखो, यहां पर मैंने आपको समझाया कि एक्स बाई और बाई जेड आपको लेके चलना है आर से। ठीक है। अगर ये वाला आर में मिलता, अगर ये शर्त सत्य होती तो ये आर में मिल जाता तो आर संक्रामक संबंध हो जाता। लेकिन शर्त ने क्या बोला, असत्य बोला। अगर शर्त ने असत्य बोला तो माय डियर स्टूडेंट ये युग्म आर में बिलोंग नहीं करेगा। जब आर में बिलोंग नहीं करेगा तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया। अगर संक्रामक संबंध सत्य होता तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाता करेक्ट, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में तीनों परिभाषाएं आपको सत्य बतानी होती हैं, लेकिन 2 परिभाषाएं मेरी सत्य आई हैं और तीसरी परिभाषा मेरी असत्य आई है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन फर्स्ट पे टिक लगा दिया। डिंपल आरजेड करें माइनस नहीं समझ में आया। भाई माइनस क्यों नहीं समझ में आया, यहां पर भाई मैंने कहा इन दोनों शर्त को जोड़ दो। आपने जोड़ा तो मोड में अलग जुड़ता है
और लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल के बाद में जो भी लिखा है उसको अलग प्लस करते हैं। क्लास 11th में सम्मिश्र संख्याओं में ये आपने रूल पढ़ा है भाई कि अलग अलग अगर आपका ऐसा है तो कैसा लिखा जाता है, Z1 Z2 ले लो तो Z1 प्लस Z2 ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहां पे लेस देन इक्वल आता है। समझ में आ रहा है? अच्छा डिंपल, ये तो समझ में आ गया भाई, अलग अलग मोड है। तो सम्मिश्र संख्याएं आपने पढ़ी हैं क्लास 11th में, तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग मोड है तो आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी आपको ये यूज करनी है। बराबर पर ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप कह रहे हो कि सर जी Z1 प्लस Z2, ठीक है, आपने कहा ऐसा होता है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। बराबर पर ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन लेस देन इक्वल पे ऐसा होता है, ये ध्यान रखो भाई। बराबर पर ये रूल संभव नहीं है, लेकिन लेस देन इक्वल पे ये रूल संभव है कि मोड में अलग आप प्लस कर सकते हो और लेस देन इक्वल के बाद में जो भी है उसको अलग प्लस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बता रहा हूं, ये भी आपको नहीं आता तो इसीलिए मैंने बताया है। ठीक है भाई, इसको मैं हटाता हूं, पीछे चलता हूं। यहां पे आपने कहा है कि x माइनस वाई जो है मोड में लेस देन इक्वल 1, यहां से देख के लिखा। मैंने कहा माइनस कॉमन निकाल लो भाई, क्योंकि मेरे को y कामा x चाहिए है। तो अगर इसी से आपको ये मिल जाए, मतलब दिया है से अगर ये मिल रहा है तो ये मेरा युग्म R में बिलोंग करेगा। तो भाई साहब इसी से आपको y माइनस x मोड में बनाना है। तो भाई माइनस कॉमन निकालो, y पहले लिखो x बाद में लिखो। तो आपने कहा जी सर मैं माइनस कॉमन लेता हूं। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो बाद वाला पहले वाला बाद में लिखा, तो माइनस जो है मोड से जब बाहर निकालोगे वो तो प्लस हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर ये प्लस हो गया। तो देखो अपने आप ये अगर शर्त बन रही है, दिया है से अगर अपने आप बन रही है ये शर्त, तो ये युग्म R में बिलोंग करेगा, 101% करेगा। अगर दिया है से बन रहा है, जैसे यहां पे देखो ये दिया है, इसको मैंने ऐसे लिखा। अगर दिया है से मेरा यहां पे बन जाता, अगर ये मेरा दिया है से ये बन जाता पूरा, तो ये R में बिलोंग कर जाता युग्म। भाई दिया है से बनाना सीखो, दिया है से बनाना सीखो। अपने पास से एक्स्ट्रा नहीं कुछ कर सकते हो, दिया है से ही करना होता है। तो दिया है से करना होता है, तो मैंने ऐसा लिखा है यहां पे। वो अपने आप दो आया, मैंने कुछ नहीं किया, दिया है से मैंने प्लस किया, वो अपने आप दो आ गया। अगर यहां पे बन आता तो ये R में बिलोंग करता। ऐसे ही यहां पे है कि भाई साहब दिया है से बन रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई दिया है से अगर निकल रही है शर्त ये वाली, ठीक है, अपने आप बन लेस देन इक्वल दिखाई दे रहा है, तो भाई साहब ये शर्त मेरी सत्य है तो ये R में बिलोंग करेगा तो सब में संबंध होगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? जय हिंद जय हिंद। अगला क्वेश्चन देखो, f(x) बराबर x² प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R टेंड्स टू R क्या होगा? मैंने आपको 8G ट्रिक बताई थी। मैंने आपको क्या बताई थी? 8G ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? 8G ट्रिक। देख के ही बता सकते हो। अगर f(x) के बराबर x की घात 2 दिखे या फिर 4 दिखे या फिर 6 दिखे या फिर 8 दिखे, मतलब समघात अगर दिख रही है x पे, और मेरा प्रतिचित्रण f सच दैट R टेंड्स टू R है, प्रतिचित्रण मेरा कैसा है? ऐसा है, तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई अगर समघात दिख रही है तो ना तो एकैकी फलन होता है ना ही अच्छादक होता है, ना तो एकैकी और ना ही अच्छादक। ठीक है, ये 8G ट्रिक है। x पे अगर घात आपको 2 दिख जाए या 4 दिख जाए या 6 दिख जाए या 8 दिख जाए या 10 दिख जाए,
समघात दिख रही है और प्रति चित्रण मेरे पास f सच दैट r टेंड्स टू r या फिर f सच दैट i टेंड्स टू i दिखता है। ठीक है, एक और मैं लिखता हूं, या f सच दैट z टेंड्स टू z, ये अगर दिख रहा है, मतलब ये 3 शर्त आपको ध्यान रखनी है। 1 2 3 3 प्रति चित्रण आपको ध्यान रखना है। इन 3 प्रति चित्रण में 1 प्रति चित्रण आपको मिलेगा और उसी पर आपको fx दे देगा। समघात है तो ना तो एक ही और ना ही आच्छादक फलन होता है। तो यहां पे लिख देता हूं, ना तो एक ही और ना ही आच्छादक फलन है। इतना समझ गए भाई? इसको नंबर 1 डाल लो। नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपका fx दे दे, घात 1 दे दे, या फिर 3 दे दे, या फिर 5 दे दे, या फिर 7 दे दे, मतलब विषम घात अगर दे दे और प्रति चित्रण यही दिख जाए आपको कहीं ना कहीं, या सच दैट r टेंड्स टू r, या सच दैट i टेंड्स टू i, या सच दैट z टेंड्स टू z, तब आपको क्या बताना है? f एक है कि और आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, प्रति चित्रण आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं प्रति चित्रण बता रहा हूं ये फिक्स हैं। इन 3 में से कोई सा प्रति चित्रण आपको दिखाई दे और fx की घात विषम 1 3 5 7 में से कोई सी दिख जाए तो आराम से लिखो f एक है कि और आच्छादक फलन होगा। ये 8G ट्रिक है। इस प्रकार के सवाल कहीं आपको दिख जाएं तो ये दोनों आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। डायरेक्ट टिक लगा के आओगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरजू खातून जल्दी बताओ, ऐसा सवाल कहीं आपको दिख जाए तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। 1 नंबर का 1 नंबर मिलेगा, 2 या 3 नहीं मिलेंगे। अगर आप बेसिक से लगा रहे हो फिर भी 1 नंबर मिलेगा, अगर आप ट्रिक से डायरेक्ट टिक लगा रहे हो फिर भी 1 नंबर मिलेगा। तो विराट भाई इस तरीके से इस पृथ्वी के अंदर, इस तरीके से प्रश्न इस पृथ्वी के अंदर कहीं दिखाई दे तो डायरेक्ट आप टिक लगाओ। समझ में आ रहा है? बहुत सारे सवाल इस प्रकार के आपको मिलेंगे, बहुत सारे, तो डायरेक्ट ही टिक लगाना है। अगला सवाल, x e की घात x dx का मान क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 2023 में मैं करवा चुका हूं भाई। आरजू खातून, सर जब से आपसे मैथ पढ़ी है हर सवाल हलवा लगता है। इसको लगा देता हूं, i के बराबर लिखो भाई x e की घात x और यहां पे dx। ठीक है, आई लेट इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानो। ए आपको पहले मिला था, ई आपको बाद में मिला था। मतलब ए जो है बीजीय व्यंजक बहुपद वाले जो फलन होते हैं उनको मैं बोलता हूं अलजेब्रिक फंक्शंस, बीजीय व्यंजक। तो पहले आपको x मिला, इसमें लाई करेगा तो फर्स्ट,
ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय। तो चरघातांकीय फलन आपको बाद में दिखाई दिया, जो बाद में दिखाई दिया उसको सेकंड मानेंगे, जो पहले दिखाई दिया उसको फर्स्ट मानेंगे। फटाफट यहाँ पे समाकलन करेंगे, फर्स्ट फिर सेकंड। ओके, फर्स्ट को जैसे था सेकंड वाले का समाकलन, फिर पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। अब जो बचेगा उसका समाकलन करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे देखो, आई के बराबर एक्स ई की घात एक्स। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर आपको ई की घात एक्स दिखाई दे रहा है, तो आई बराबर एक्स ई की घात एक्स, ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स और प्लस सी। अगर मैं यहाँ से देखूं तो आई बराबर मेरा कितना निकल के आएगा, ई की घात एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस वन इंटू में ई की घात एक्स प्लस का सी। समझ में आ गया। अगला सवाल, अवकल समीकरण की कोटि बताओ। फटाफट बताओ, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। कोटि अगर बताना है तो अधिकतम अवकलन देखना पड़ेगा। तो अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है, तो कोटि मेरी कितनी हो गई, 2। विराट, अधिकतम अवकलन देखो, 2 बार हुआ है तो कोटि मेरी 2। अगर अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ होता तो कोटि मेरी 3 हो जाती। अधिकतम अवकलन मेरा अगर 4 बार हुआ होता तो कोटि मेरी 4 हो जाती। रितिका, गुड इवनिंग। अगला सवाल, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो पहला है क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए इसके बराबर 2 वेक्टर ए बी। तो फटाफट क्या करो, समांतर चतुर्भुज बना लो। सारे के सारे स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज बना लें। ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ए डालो, बी डालो, सी डालो और डी डालो। ठीक है भाई, इसने बोला वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बराबर में 2 वेक्टर ए बी। यहां से आपको तीर लगाना है। ये जो भुजाएं दिख रही हैं, ए बी, वी सी, सी डी, डी ए, 4 भुजाएं दिख रही हैं। चारों भुजाओं के आपको तीर लगाना है। वेक्टर ए सी है, मतलब ए से सी तक गया है, ए से सी तक गया है। फटाफट जो है यहां से यहां तक। ओके भाई, क्योंकि ए से सी तक गया है तो मैंने पहुंचा दिया और ये तीर मैंने लगा दिया। ठीक है भाई, फिर बोला है बी से डी तक जाओ। फटाफट बी से डी तक जाओ। जैसे ही आप बी से डी तक गए, तुरंत माय डियर स्टूडेंट काम बन गया। कैसे, ये देखो, यहां से देखकर आपको तीर लगाना है। अब यहां पे देखो वेक्टर ए बी, ए से बी तक गए तो वेक्टर ए बी हो गया। अब यहां पे त्रिभुज आपको सिलेक्ट करना है। इस समांतर चतुर्भुज में त्रिभुज सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे सिलेक्ट, यहां से आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि सिद्ध कीजिए इतना बराबर उतना। तो त्रिभुज इसलिए आपको सिलेक्ट करना है कि सदिश त्रिभुज का नियम लग जाए। सदिश त्रिभुज का नियम किस पे लगता है, त्रिभुज पे लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर आपको 2 त्रिभुज सिलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, यहां से आपको करना है। जैसे वेक्टर ए सी है तो पहली भुजा मेरे को पता चल गई वेक्टर ए सी। यहां पर 2 का इंटू हो रहा है वेक्टर ए बी में। पहले आपको एक वेक्टर ए बी पकड़ना है, वेक्टर ए बी एक बार पकड़ना है, फिर इन दोनों में से एक भुजा पकड़ लो तो वेक्टर ए सी आपने पकड़ लिया।
तो ये भुजा पकड़ी और ये भुजा आपने पकड़ी, तो मेरे को त्रिभुज पता लग गया, ये लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं पता हैं, त्रिभुज की अगर दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी अपने आप पता चल जाती है। दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा यही आपको लेना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप त्रिभुज ढूंढ पाओगे। तो ये मेरा एक त्रिभुज हो गया भाई। इसमें लगा लेंगे सदिश त्रिभुज का नियम। ठीक है, एक त्रिभुज और आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास दो वेक्टर ए बी हैं। एक वेक्टर ए बी मैं यूज कर चुका हूं, एक वेक्टर ए बी बची है। तो वेक्टर ए बी यहां से फिर लेते हैं, फिर मैंने वेक्टर ए बी ले ली। वेक्टर ए सी का मैं यूज कर चुका हूं, इसको छोड़ दो। अब यहां पे वेक्टर ए बी डी बचा है, तो वेक्टर बी डी पकड़ लो। तो वेक्टर बी डी आपने ये पकड़ ली। अब ये वाला त्रिभुज आपको ले लेना है, क्योंकि दो भुजाएं अगर आपको पता है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक पता चल जाती है त्रिभुज की। तो दो भुजाएं, एक वेक्टर ए बी और एक वेक्टर बी डी, तो तीसरी भुजा ये वाली आपको लेना है, वेक्टर ए डी। तो जिससे आपको ये त्रिभुज पता लग जाएगा, ये लेना है। समझ में आ रहा भाई? बताओ, फटाफट बताओ। तो इन दो त्रिभुज में आपको सदिश त्रिभुज का नियम लगाना है। और सदिश त्रिभुज का नियम कैसे लगता है, यहां पे देखो, सदिश त्रिभुज का नियम कैसे लगता है। दो भुजाओं की दिशा अगर एक जैसी है, उनको जोड़ा जाता है। एक भुजा की दिशा अपोजिट रहती है, उसके बराबर लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, इन दो भुजाओं की दिशा सेम है और इसकी मैंने अपोजिट कर दी। तो अगर एक भुजा की दिशा अपोजिट है और दो भुजाओं की दिशाएं एक जैसी हैं, तो उन दो भुजाओं को आपको जोड़ना है जिन दो भुजाओं की दिशाएं समान है, और किसके बराबर लिखना है, जो अपोजिट दिशा है उसके बराबर लिखना है। तो मैं कैसे लिखता हूं, देखो, वेक्टर ए सी के बराबर इनको आपको जोड़ना है, क्योंकि इनकी दिशाएं समान है। दिशाओं का मतलब होता है डायरेक्शन। तो इन दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम है, एक तो वेक्टर ए बी और दूसरी वेक्टर बी सी। तो ये मेरा क्या है, सदिश त्रिभुज का नाम, यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो एक तीर आपको दिखाई दे रहा है ए से बी तक, क्योंकि पहले मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में सदिश त्रिभुज का नियम, सदिश त्रिभुज का नियम लगाने पर, तो एक भुजा का तीर दिखाई दिया और दूसरी भुजा का ये तीर आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब ये मेरी तीसरी भुजा बची है, इसका तीर यहां से नहीं मिला था। तो जो बची भुजा है उसका तीर नहीं मिला था, अपने पास से बता सकते हो डायरेक्शन। जो भुजा बची है अपने पास से बता सकते हो। तो अगर मैं देखूं कि ए से बी तक जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बी से सी तक पहुंचाता हूं, बी से सी तक, और ये अपोजिट दिख रहा है। इन दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम है और इस AC भुजा की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर AC के बराबर आपको लिखना है, वेक्टर AC के बराबर लिखना है वेक्टर AB और प्लस वेक्टर BC। इसे समीकरण 1 डाल दो। समझ में आ रहा है भाई? जिन दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम है उनको आपको प्लस करना है, और जिस भुजा की डायरेक्शन अपोजिट है उसके बराबर लिखना है। इसी को मैं बोलता हूं सदिश त्रिभुज का नियम। अब इस त्रिभुज में आपको लगाना सदिश त्रिभुज का नियम। तो देखो भाई, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में सदिश त्रिभुज का नियम लगाने पर यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि किन दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम है उनको प्लस किया जाएगा, और किस भुजा की डायरेक्शन अपोजिट है उसको बराबर लिखा जाएगा।
तो अगर देखें ये वाला तीर और ये वाला तीर सेम डायरेक्शन में है, देखो भाई ये ऐसे चल रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है। अब आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर B से C तक पहुंचा है, B से C तक पहुंचा है तो इसके अपोजिट जो भुजा है वो बराबर होती है। तो इसका तीर आपको ऐसे लगाना है, इसी की तरह आपको यहां पे तीर लगाना है। समझ में आ रहा है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इस भुजा की डायरेक्शन नीचे से ऊपर दिख रही है तो इस भुजा की भी डायरेक्शन नीचे से ऊपर तक आपको लेके जाना है। अगर मैं आपसे कहूं भुजा वेक्टर AB की दिशा A से B तक है, तो आपको इस भुजा की अगर डायरेक्शन बताना है तो जो भुजा ये दिख रही है यही वाली भुजा ये है भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो A से B तक गया है तो D से C तक आपको जाना है। ऐसा करके आपने अगर ऐसे लिख दिया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि A से B तक डायरेक्शन आपने यहां पे दिखाई थी यहां से, तो D से C तक दिखाना पड़ेगी ना। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है भाई, लेकिन इससे मेरे को मतलब नहीं है भाई, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मैंने आपको केवल समझाया है, हमें केवल इस त्रिभुज से मतलब है। सदिश त्रिभुज का नियम लगाऊंगा तो फटाफट क्या करो, AB, BD और AD। ठीक है भाई, इन दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम है, इनको प्लस करूंगा, वेक्टर AD के बराबर लिखूंगा। मैंने लिखा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD। ठीक है भाई, वेक्टर AD के बराबर मैंने लिखा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD। समीकरण 2 डालूंगा, फिर मैं प्लस करता हूं, इसको समीकरण 2 डाल दो। अब मेरे को चाहिए वेक्टर AB 2 बार, क्योंकि 2 का इंटू हो रहा है। तो अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को क्या दिखाई दिया, यहां से इतना मिल जाएगा। जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 से वेक्टर AC और प्लस वेक्टर AD बराबर के मेरी तरफ अलग प्लस करेंगे, बराबर के मेरी तरफ अलग प्लस करेंगे, बराबर के उस साइड अलग प्लस करेंगे। इसे प्लस करो तो 2 वेक्टर AB और प्लस यहाँ पे क्या है वेक्टर BC और प्लस वेक्टर BD। ओके, अब आप जानते हो मेरे को वेक्टर AC और वेक्टर BD की जरूरत है, तो कहाँ से मिलेगा, ये वेक्टर AC दिखाई दिया और ये मैच हो गया। वेक्टर BD कहाँ दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। तो हमें किसको कैंसिल करना है, ये वेक्टर AD जो है ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो आप जानते हो वेक्टर BC यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है और वेक्टर AD नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको कैंसिल करना है। समझ में आ रहा है? और इसको इस साइड लाऊंगा तो ये मैच हो जाएगा। तो इसको कैसे कैंसिल करते हो, बराबर होंगी भुजाएं तभी कैंसिल कर पाओगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है, वेक्टर AD और वेक्टर BC क्या है, बराबर हैं। तो इनको कैंसिल कर दो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आते हैं, तो मैंने कहा वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD बराबर 2 वेक्टर AB, वेक्टर BC के स्थान पर मैं लिखता हूं वेक्टर AD। ओके भाई, और वेक्टर BD सेम टू सेम लिख दो। हमें पता है सदिश कभी भी कैंसिल नहीं किए जाते हैं, सदिश हमेशा घटाए जाते हैं। तो अगर वेक्टर AD को वेक्टर AD से घटाता हूं तो एक शून्य सदिश निकलेगा। ठीक है भाई, तो वेक्टर AC और मैं क्या करूंगा, वेक्टर BD चाहिए तो इसको इस साइड लाऊंगा तो वेक्टर BD हो गया। और अगर घटाओगे तो एक शून्य सदिश निकलेगा, वेक्टर AD के साथ में वेक्टर AD घटेगा तो एक शून्य सदिश निकलेगा। काटना नहीं है, अगर इसको आपने काट दिया तो नंबर कट जाएंगे आपके। सदिश हमेशा
घटाया जाता है, काटा नहीं जाता है। तो इसको काट नहीं सकते हो, घटा सकते हो। तो मैंने घटा दिया, बराबर में 2 वेक्टर ए बी। अब आप जानते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मैच हो रहा है, तो छोड़ देंगे भाई, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी और बराबर 2 वेक्टर ए बी। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट क्या कर दें, इसको नोट कर दें। 1 नंबर का सवाल है, केवल समझना था, सवाल में कोई दम नहीं थी। सवाल में कोई दम नहीं थी, केवल आपको समझना था। आपने समझ लिया, पेपर में सवाल लगेगा। अगर आपके ना समझ में आया हो तो भाई पूछ लो, मैं इसको रिपीट कर दूंगा अगर समझ में ना आया हो। रोहित, डिम्पल, आरजेड। देखो मैं रिपीट करता हूं, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया। देखो मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले यहां पे देखो क्या लिखा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो भैया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आप बना सकते हो, आपने बना लिया। फिर आपने देखा ये मेरे को सिद्ध करना है, तो यहीं से आपको तीर लगाना है। यहीं से आपको क्या करना है, तीर लगाना है। तो आपने कहा जी सर मैं तीर लगाता हूं। इसने बोला है A से C तक जाओ, तो मैंने कहा A से C तक जाओ, तीर लगा लो। तीर आपको अपने पास से नहीं लगाना है, पूरे प्रश्न में दिया है सिद्ध करना है, दोनों से तीर लगाए जाते हैं। यहां पे दिया है और सिद्ध करना है, दोनों से तीर लगाए जाते हैं। तो मैंने तीर लगा दिया। फिर कहता B से D तक जाओ, मैंने कहा B से D तक जाओ भाई, तीर लगा दिया, B से D तक गए। फिर इसने बोला A से B तक जाओ, मैंने कहा A से B तक पहुंच गए। तो ये वाला तीर और ये वाला तीर और ये वाला तीर और ये वाला तीर मैंने लगा लिया। इसके बाद में अब आपको 2 त्रिभुज यहां पे ढूंढना है। समांतर चतुर्भुज में जिस स्टूडेंट ने त्रिभुज ढूंढ लिए कि किस त्रिभुज में सदिश त्रिभुज का नियम लगेगा, उसी से सवाल लगेगा। अगर यहां पे त्रिभुज नहीं ढूंढ पाए तो सवाल नहीं लगेगा। तो आपने कहा कैसे त्रिभुज ढूंढेंगे इस समांतर चतुर्भुज में, तो मैंने कहा यहां से आप ढूंढ सकते हो 2 त्रिभुज। सबसे पहले आपको यहां पे देखना है 2 बार वेक्टर ए बी लेना है। तो मैंने कहा पहले 1 बार वेक्टर ए बी ले लो, आपने ले ली। फिर मैंने बोला इन दोनों में से एक भुजा ले लो, आपने कहा वेक्टर ए सी ले लो। तो वेक्टर ए बी ले चुके हैं और वेक्टर बी सी क्या बताया, यहां पे ए सी बताया। तो आपने कहा ये वाली ले लो। तो ये वाली और ये वाली भुजा पता चल गई। अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक पता लग जाती है। तो 2 भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा ये ऑटोमेटिक दिख रही है। तो ये त्रिभुज मैंने ढूंढ लिया। इस त्रिभुज में मैंने क्या कर दिया, सदिश त्रिभुज का नियम लगा दिया। तो आप जानते हो सदिश त्रिभुज का नियम कैसे लगता है, समीकरण 1 डाल दो। फिर दूसरा त्रिभुज कैसे ढूंढोगे, एक दफा आपको वेक्टर ए बी पकड़ना है, क्योंकि 2 बार मेरा वेक्टर ए बी है ना। तो आपको वेक्टर ए बी 1 बार और लेना है, ये पकड़ ली। फिर उसके बाद वेक्टर बी डी पकड़ना है, क्योंकि वेक्टर ए सी ले चुके हो। तो वेक्टर बी डी आपने यहां से यहां तक देखा, पकड़ ली। अगर ये भुजा और ये भुजा पता है, 2 भुजाएं अगर पता है त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक पता लग जाती है। तो ये त्रिभुज आपको मिल गया। इस त्रिभुज में सदिश त्रिभुज का नियम लगा दिया। फिर क्या करना है, जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर ए बी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, वेक्टर ए बी कितना मिलेगा, 2 वेक्टर ए बी। बस यहीं से सवाल लग गया। जो कटा उसे काटा, जो बचा पक्षांतर किया, और ये मैंने सिद्ध कर दिया। सैफ अली आ गया समझ में। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो। इस सवाल में क्या बोला है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सर मैं अमरोहा से हूं सर, पेपर पूरा फंसेगा। हाँ भाई, गारंटी मैं लेता हूँ, ऑफिशियल गारंटी लेता हूँ। 2023 के जो विद्यार्थी थे मेरे से पढ़े थे, मैंने गारंटी ली थी
पूरा पेपर फंसा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया। उनको भी मैंने 35 पेपर तैयार करवाए थे। 35 पेपर अगर आपने तैयार कर लिए, ये मेरा आपसे वादा है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में। पूरा पेपर करके आओगे गणित का 100 में से 100। अगर आपने 35 पेपर तैयार कर लिए, बार बार क्वेश्चन देखो, बार बार और लगाओ। अगर आपसे किताब के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 दूनी 4 नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 दूनी 4 नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो आना चाहिए जो पेपर में पूछा जाए। हमको टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट तो चौराहे पे मारा मारा घूमता है, हमको टैलेंट नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए है जिससे पेपर हो जाए। आपको 2 दूनी 4 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 चाकू 8 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो आना चाहिए जिससे पेपर हो जाए। समझ में आ रहा है? 2 दूनी 4 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर मेरा हो जाए, हमको वो आ जाए। तो मैं कह रहा हूं 35 पेपर तैयार करो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार, और यहीं से क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। गारंटी मैं लेता हूं, पूरा पेपर फंसेगा। ठीक है भाई? तेजवानी गुप्ता, आरजू खातून, पीयूष, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 के सारे सेट आप तैयार कर लो तो रिपीटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 2023 के जो मैं सेट 1 से लेके सेट 7 तक कंप्लीट करवा चुका हूं, अगर उनको आपने तैयार कर लिया तो बार बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उनको करना ही नहीं है। रोहित, मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माना बाई के बराबर लिखो कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है? मुख्य मान में क्या होता है कि प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। मुख्य मान में प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। तो ये कैसे हटेगा? जब यहाँ पे कॉट आएगा तभी हटेगा। कॉट से कॉट इनवर्स चला जाएगा। सबसे पहले आपको कोण को धनात्मक बनाना है। सबसे पहले आपको कोण को धनात्मक बनाना है, इतना ध्यान रखना है। मुख्य मान निकालो, अगर कोण माइनस में है तो सबसे पहले आपको धनात्मक बनाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कॉट बनाना है। तो देखो, अगर इसको मैं धनात्मक बनाता हूं तो पाई में से माइनस करना पड़ता है भाई। ये मेरा क्या है? फार्मूला। जानते हो कि कॉट इनवर्स माइनस का x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये होता है भाई साहब। ठीक है भाई? अब बाई के बराबर मैं लिख रहा हूं पाई माइनस, कोण मेरा धनात्मक हो गया ना। अब बताओ, कॉट की टेबल में ये कितने का मान होता है? 1/√3। आप जानते हो कॉट 60 अंश का मान होता है, तो पाई भाई आपको 3 लिखना पड़ेगा। अब ये भी जानते हो कॉट से कॉट इनवर्स चला जाएगा तो कितना मिलेगा? इतना। हल करोगे 2π/3 मिल जाएगा। इसका अंतराल बता दो कॉट इनवर्स का, फटाफट। यहां पे देखो 0 से पाई। अगर ये उत्तर इसमें लाइक कर रहा है तो मेरा उत्तर सही है। तो भैया 0 से 180 बता रहा है, तो ये मेरा कितना है? 120 अंश है। तो 120 0 और 180 के बीच में है। 120 0 और 180 के बीच में है तो मेरा उत्तर सही है। अगर ये उत्तर अंतराल से बाहर होता तो कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है। आपको उत्तर मैच करने की जरूरत नहीं है, ये अंतराल ही बता देता है कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है। तो 6 अंतराल आपको याद कर लेना है। साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का। 6 होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सारे के सारे अंतराल याद करो, क्योंकि मुख्य मान का क्वेश्चन हर साल आता है। तो हर साल आता है तो अंतराल आपको ध्यान रखना है। अगर अंतराल में ये उत्तर लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो मेरा उत्तर सही है। उत्तरमाला चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मेरा उत्तर सही है। आप लोग क्या करो, लाइक कर दो क्लास को। अगर आपके समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो तुरंत लाइक करो। अच्छा बताओ,
अंतराल किसको किसको याद है, जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूं कमेंट, जल्दी बताओ अंतराल किसको किसको याद है। डिंपल, आरजेट, इस्माइल, आरजू खातून, बताओ कमेंट में बताओ, याद है सबको अंतराल। रितिका, विराट, याद कर लेना, पाठ 2 में ये सारे के सारे अंतराल आपको मिल जाएंगे। मुख्य मान मैं गारंटी लेता हूं, हर साल सवाल आता है मुख्य मान का, हर साल आता है। आरजू खातून को नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। 6 अंतराल आपको याद करना है। बताओ भाई, लिखा दूं, जल्दी बताओ आप लोग। फार्मूले जैसे चाहिए मैसेज करो। खुश राजपूत कह रहा है जिसको फार्मूले चाहिए हैं मैसेज करें, बता दो, लिखा दें। सर याद हैं, याद हैं। विराट कह रहे रहने दो, हम 6 आपको अंतराल लिखा दें तो मुख्य मान का सवाल छूटेगा नहीं। निखिल गुप्ता कह रहे हैं लिखा दीजिए। चलिए भाई, मैं लिखा रहा हूं। बाई के बराबर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है भाई। तो इसके लिए अंतराल क्या होता है, -π/2 से +π/2। यहां पर जो दिख रहा है मान, ये बाई के लिए होता है। या करके इसको ऐसे भी लिखा जाता है, -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2। बहुविकल्पीय में कभी कभी ये आता है, कभी कभी ये आता है, मतलब डायरेक्ट ही बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। अगर मैं सेकंड की बात करूं, y बराबर cos इनवर्स x, यहां पर आपको ध्यान रखना है 0 से पाई, इसको भी या करके मैं लिखता हूं, ठीक है भाई। नंबर 3, y बराबर tan इनवर्स x इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू -π/2 π/2, ठीक है। इसको या करके मैं लिख रहा हूं -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। अब मेरा नंबर 4 है, y बराबर cot इनवर्स x, y बिलोंग्स टू 0, π, या 0 लेस देन y लेस देन पाई, ये पाई है। नंबर 5 पे आते हैं, y बराबर सेक इनवर्स x, y बिलोंग्स टू 0, पाई, यहाँ पे -90 को छोड़ा जाता है, ठीक है। 0 से पाई बता रहा है, लेकिन कहता है 90 को छोड़ दो। ये 90 क्यों छोड़ा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये 90 डिग्री सेक इनवर्स में क्यों छोड़ा जाता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिसको पता है वो बताए, और जिसको नहीं पता है मैं बताऊंगा उसको। जिसको पता है बताओ, और जिसको ना पता हो तो मैं बताऊंगा। ये पता है 90 डिग्री इसमें क्यों छोड़ा जाता है, जल्दी बताओ। सेक इनवर्स वाले में 90 डिग्री क्यों छोड़ा जाता है, बताओ। कौन टैलेंटेड स्टूडेंट है, बताओ कि माँ बाप का पैसा ही खराब करोगे। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो टैलेंटेड है, मैं देख रहा हूं कमेंट में। नहीं तो माँ बाप का पैसा ही खराब करोगे, झोला टांगे
घूमते रहोगे, मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं। वो पढ़ाई नहीं चाहिए मेरे को। बता विराट, बता दे। रोहित बता भाई, ये वाला ये बताओ, ये 90 डिग्री क्यों छोड़ा गया इसमें? बाकी तो बता दिया कि 0 से 180 जो भी मिले ले लो, लेकिन 90 डिग्री छोड़ा गया। माँ बाप का पैसा खराब हो गया। माँ बाप ने भरोसा रखा कि ये बच्चा नाम करेगा, बच्चे ने माँ बाप का भरोसा तोड़ दिया। अब मैं कहूँगा, क्या कहूँगा कि झोला टांगे सब घूमते हैं, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ। वो पढ़ाई नहीं चाहिए, रट्टा वाली नहीं चाहिए, रट्टा वाली बेकार होती है। रितिका मैं बता रहा हूं ये 90 डिग्री क्यों छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया? सेक 90 डिग्री का मान बता दो। इनफाइनाइट होता है इसलिए छोड़ा गया, परिभाषित नहीं होता है 90 पे। अगर सेक 90 पे ये परिभाषित नहीं है इसलिए छोड़ा गया। एक पपुला, समझ में नहीं आ रहा विराट यार। रोहित आ गया समझ में? ये क्यों छोड़ा गया? यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिया गया, कहता इसको ले लो लेकिन 90 डिग्री छोड़ दो। इसको या करके मैंने ऐसे लिखा है, ऑफलाइन कोचिंग की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, सही बता रहा हूं। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसा ही मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं। निखिल गुप्ता इसलिए 90 डिग्री को छोड़ा गया क्योंकि सेक 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अभी और मैं पूछूंगा, बताओगे? ऑफलाइन कोचिंग की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, पूछ पूछ के पढ़ा रहा हूं। y बराबर कॉसिक इनवर्स x है, ठीक है भाई। यहां पे मैं अंतराल लिख रहा हूं -π/2 कामा +π/2। यहां पे 0 नहीं लिया गया। ये 0 क्यों नहीं लिया गया बताओ भाई? यहां पे 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन में बोल सकते हो, क्यों छोड़ा गया? जल्दी बताओ। यहां पे कहता है ये अंतराल ले लो, पूरा ले लो, लेकिन ये 0 क्यों छोड़ा गया? हाँ अब विराट समझ में आ गया, निखिल समझ में आ गया। हाँ यही पढ़ाई होती है, नहीं तो रटेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है? नहीं कौशिक, यहाँ पे क्या है कौशिक, हाँ कौशिक की बता दें। कौशिक 90 डिग्री की वैल्यू बता, 1 होती, लेकिन कौशिक 0 डिग्री आपको बताना है तो इनफाइनाइट होती है। हाँ कौशिक 90 डिग्री की 1 होती है, लेकिन कौशिक 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसीलिए कहा है कि 0 को छोड़ दो, परिभाषित नहीं होता है। अब तो याद रहेगा। एक और मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे याद करोगे, याद करने की भी मैं ट्रिक बताता हूं। देख ये कैसे मेरे को याद रहते हैं, मैं बताता हूं। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वैसा मैं पढ़ाता हूं। अब तुमको देखो ये कैसे मेरे को याद रहते हैं, मैं आपको बताता हूं ट्रिक। देख अगर आपको नंबर 1 याद है तो नंबर 3 भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अंतराल बंद अंतराल है और ये अंतराल खुला अंतराल है, एक जैसा है ना। देखना ये बंद अंतराल है, ये खुला अंतराल है। अगर ये याद है, ये ऑटोमेटिक याद है, तो नंबर 1 नंबर 3 याद, तो फिर नंबर ये वाला भी याद रहेगा। समझ में आ रहा? नंबर 1 का अंतराल याद है तो नंबर 3 का भी याद होगा, नंबर 6 का भी याद होगा। सेम है। साइन इनवर्स का व्युत्क्रम कौशिक इनवर्स होता है, जो इसका अंतराल है वही सेम टू सेम है, केवल इसमें 0 छोड़ा गया। वो तो आप जानते हो क्यों छोड़ा गया, केवल ये अंतराल देख ले, जैसा ये है वैसा ये है। केवल टेन इनवर्स में क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, खुला अंतराल बोलता हूं, ये बंद अंतराल है। फिर इसके बाद 2, 4 और 5 वाले याद रख, तो ऐसे याद रहते हैं। समझ में आ रहा? कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि कैसे याद करोगे, नहीं तो लोग तो पढ़ा देते हैं, ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे आपको याद करना है। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि मैंने कैसे याद किया है, आप लोग कैसे याद करोगे।
तो ऐसे मैंने याद किए हैं, तो ऐसे ही आपको याद करना है। अगर यहाँ पे बंद अंतराल है तो यहाँ पे बराबर आएगा, और यहाँ पे बंद अंतराल है यहाँ पर भी बराबर आएगा। यहाँ पे खुला अंतराल है तो नीचे बराबर नहीं आएगा, ऐसे याद रख। खुला अंतराल है तो बराबर नहीं आता है, अगर बंद अंतराल है तो बराबर आता है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ में आ गया। विराट, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे ही पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक बोल सकता हूं सारे के सारे फार्मूले। किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक ऐसे ही बोल सकता हूं हर प्रश्नावली में कि कौन सा फार्मूला है और क्या है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं। किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ ना कुछ गुरु जी ने ट्रिक लगाई होगी जो यहां पे सेट हो गए। समझ में आ रहा है? तो मतलब याद तो करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं याद ना करो, लेकिन याद भी करो, ट्रिक से याद करो कि काफी टाइम तक याद रहे। अब वो नहीं कि मैंने याद किया 3 दिन तक याद रहा फिर उसके बाद निकल गया दिमाग से, तो आपने रट्टा लगाया है, तभी आपको काफी टाइम तक याद नहीं रहा, आपने रट्टा लगाया है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप याद तो करो, लेकिन ट्रिक लगा के याद करो कि काफी टाइम तक याद रहे। और जिस बच्चे को काफी टाइम तक याद रहता है वही टॉप करता है। पढ़ते सब हैं, ऐसा नहीं है कि जो कमजोर बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, पढ़ते सब हैं, लेकिन किसी को ज्यादा दिन तक याद रहता है, किसी को 2-3 दिन तक याद रहता है, बाकी दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसी ट्रिक लगाओ जिससे काफी दिन तक याद रहे, और जब काफी दिन तक याद रहेगा तो पेपर तो अच्छा जाएगा ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्या बोला गया, दर्शाइए कि f(x) बराबर sin x² एक सतत फलन है। तो यहां पे सतत का मतलब है कि तीनों के मान बराबर दिखा दो, fa का मान, fa + 0 का मान, fa - 0 का मान, तीनों के मान बराबर निकाल दो। तो आज से कसम खाओ आप लोग कि मैं याद तो करूंगा लेकिन ट्रिक लगा के ज्यादा दिन तक याद रहे। अब ज्यादा दिन तक याद रहेगा तो भाई साहब आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। जो भूलेगा नहीं तो उसका रिजल्ट अच्छा जाता है, जो भूल जाता है वो कितना भी पढ़े जो भूल जाता है वो बेकार है, वो कभी भी टॉप नहीं कर पाएगा। कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो बंदा, अगर वो भूल जाता है जल्दी तो वो कभी भी टॉप नहीं कर पाएगा। जिसको याद रहेगा पढ़ा हुआ वही टॉप करेगा पेपर में। तो देख गुरुजी बताते हैं कैसे याद करेगा। दिया है, लिखो भाई, f(x) के बराबर, तो यहां पे क्या है साइन इतना। अब यहां पे x का मान नहीं दिया गया, मैंने बोला है अगर x का मान ना दिया जाए तो अपने पास से ले लो। देखो कैसे, x बराबर a ले लो और बता दो a का मान r से कुछ भी ले सकते हो भाई साहब। भाई अगर a का मान 1 ले लो, -1 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो r से। तो यहां पे मैंने a लिया इसलिए कि अगर मैं x बराबर 0 पर काम करता तो केवल और केवल 0 पर ही सिद्ध कर पाता कि यह फलन संतत है। अगर आपने x बराबर 1 लिया तो 1 पर ही केवल आप फलन को संतत बता सकते हो। तो अगर a ले लिया, अगर a पे आपने बता दिया कि यह फलन संतत है, तो आप r से कुछ भी ले सकते हो, हर एक मान के लिए संतत हो जाएगा। तभी यहां पे a लिया है मैंने, 0 नहीं लिया, 1 नहीं लिया, क्योंकि अगर मैंने a ले लिया, a में सब कुछ आ जाएगा, तो a में सब कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करो, a ले लो, 0 और 1 या -1 पर काम ना करो, a पर करो, सारी की सारी संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो fa का मान निकाल दो, तो sin a², ठीक है, RHL fa + 0 बराबर लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच, कुछ नहीं करना है, एक्स के स्थान पे ए प्लस एच रख दो, साइन ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, लिमिट हटा के एच के स्थान पे 0 डाल दो, ठीक है, एच के स्थान पे लिमिट हटा के 0 रखेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो कितना मिल गया, साइन ए स्क्वायर। यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम निकला है आंसर, ठीक है भाई। अब तीसरी लिमिट का मान और निकालेंगे, तीसरी लिमिट का मान और निकालेंगे। आप लोग क्या करो, LHL लिख लो, यहाँ पे LHL का मतलब जानते हो, एफ ए माइनस 0 के बराबर। LHL में माइनस आपको यूज करना है और RHL में प्लस आपको यूज करना है, ठीक है भाई, एफ ए माइनस एच। अब क्या करोगे, ये जो a माइनस एच आपको दिख रहा है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे x के स्थान पर, तो साइन a माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट हटा दो और h के स्थान पे 0 डाल दो, तो कितना मिल गया मेरे को, साइन a स्क्वायर मिल गया। तीनों के मान बराबर आए हैं, एफ ए का मान बराबर निकला है एफ ए प्लस 0 के, बराबर निकला है एफ ए माइनस 0 के, ठीक है भाई, तीनों के मान बराबर आए हैं, अतः लिख दो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे देखो सतत है तो सतत लिखो। आप लोग ध्यान रखोगे, प्रश्न में जो लिखा है वही आपको लिखना है। अगर यहाँ पे सांतत लिखा होता तो यहाँ पे सांतत लिखता, यहाँ पर अगर सतत लिखा है तो आपको सतत लिखना है, समझ में आ रहा। अगर यहाँ पे संतत लिखा होता तो यहाँ पे संतत लिखता। बात एक ही है, चाहे आप सतत बोलो, चाहे सांतत बोलो, चाहे आप संतत बोलो, बात एक है, लेकिन जो प्रश्न में लिखा होता है वही आपको लिखना है। पेपर में अगर प्रश्न आ जाए तो देख लेना है क्या लिखा है, वही आपको लिखना है जो प्रश्न में है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, कहता है एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं, एक साड़ी या दर्चिया निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है, आराम से बता सकते हो, 9th में प्रायिकता पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, आराम से करो। फार्मूला आप जानते हो, P बराबर NE अपॉन NS आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, N पीली, कितनी पीली साड़ियां हैं मेरे को बताइए, 7। यहाँ पे लिखो लाल, N लाल, लाल कितनी साड़ियां हैं, 8 साड़ियां हैं। अब टोटल 7 8 15, NS का मान कितना निकला, 15। लगा फार्मूला स्माइल गर्ल, लगा फार्मूला P बराबर NE अपॉन NS। तो अगर मैं आपसे कहूं NE का मान, यहां पे क्या बोला गया है, लाल, लाल होने की प्रायिकता निकालना है, तो E के स्थान पे क्या कर दो, लाल, क्योंकि घटना जो होती है वही लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैं लाल लिख रहा हूं, तो लाल से लाल ही लिखता हूं, लाल से मैं लाल ही लिख रहा हूं, ठीक है भाई, ज्यादा समझ में आएगा भाई। यहां पर भी लाल लिख देता हूं। अब बताओ कितनी लाल हैं, यहां पे 8 हैं, NS का मान कितना, 15। इस शर्त में अगर उत्तर मिलेगा तो मेरा उत्तर सही है। तो 8/15 जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लाई का मतलब होता है स्थित,
रोहित, ये सवाल लग गया मेरा, ठीक है भाई। अगला सवाल देख, 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। ए और बी दो आव्यूह दिए गए हैं, फटाफट दिए गए आव्यूह लिख लो। फटाफट क्या लिख लो? दिए गए आव्यूह। ए लिखो 123 231। ओके भाई, निकालना क्या है मेरे को? 2a माइनस बी निकालना है। ए का मान देखो कितना है? 123। 123 के बाद में 231 लिखो, फिर माइनस बी आव्यूह 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। इसके अंदर 2 का गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 एकम 2। अब माइनस करना है, ये जो अभी अब दिख रहे हैं इनको आपको माइनस करना है। 2 में से 3 को माइनस करेंगे, -1। 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 5 हो गया। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 हो गया। 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 5 हो गया। 6 माइनस 0 6, 2 में से 2 गया 0। ये मेरा उत्तर आया। ये मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया भाई। अगला सवाल देखो, लगाओ सवाल, लगाओ जल्दी। यहाँ पे क्या बोला है? यदि e की घात बाई इंटू में 1 प्लस एक्स बराबर 1, तो दर्शाइए कि इसके बराबर उतना। तो इस प्रकार का सवाल कहीं आपको दिखाई दे तो 2 मेथड आपको आना चाहिए। किसी एक मेथड का यूज करके ये सवाल लगेगा। तो मेथड मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर यहां पे देख लो। पहला मेथड है मैचिंग मेथड। पहला मेथड है मैचिंग मेथड। ये कब लगता है? LHS बराबर RHS का मेथड, ये कब लगता है? भाई साहब, अगर आप dy/dx निकालोगे तभी पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। तो अगर dy/dx का मान केवल अंश में निकल रहा है, dy/dx का मान केवल अंश में निकल रहा है, तब आपको LHS बराबर RHS का मेथड लगाना है। इसका मीन्स है कि LHS को लेके चलो और RHS निकाल दो। ये कब लगता है मेथड? जब अंश बटे हर में निकलता है dy/dx का मान। अगर अंश बटे हर में निकल रहा है dy/dx, तब आपको मैचिंग मेथड लगाना है। मैचिंग मेथड का मतलब होता है कि पूरा पूरा आपको सिद्ध करना है। इतना लेके चलो, पूरा पूरा आपको सिद्ध करना है, मैचिंग मेथड होता है। LHS बराबर RHS का मेथड तब लगता है जब dy/dx का मान केवल अंश में निकलता है। ये आपको कोई मेथड नहीं बताएगा, सवाल तो लगा देगा, मैं भी लगा दूंगा, लेकिन पता तो हो कि सवाल में कौन सा रूल लगेगा। रूल ही नहीं पता है, सवाल लग गया, रट्टा लगा दिया, झोला टांगे सब घूम रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ। ऐसी पढ़ाई मत पढ़िए। रीजन सवाल कहीं दिखाई दे इस प्रकार का दिया है और फिर लिखा जाए सिद्ध कीजिए, तो 2 मेथड में से एक मेथड लगता है। ये कई बार मैं बता चुका हूं, और सवाल एक जरूर मिलेगा पेपर में, 101% मिलेगा। तो देखो भाई, dy/dx निकालो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। यदि का मतलब बता दो, कौन बताएगा? कौन मेरा ऐसा टैलेंटेड बंदा है जो यदि का मतलब बताएगा? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यदि का मतलब क्या होता है। फटाफट बताओ, बताओ भाई, यदि का मतलब बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ हाँ, मेरे पास पढ़ते हो तो जरूर पता होगा यदि का मतलब। हाँ, इस्माइल गर्ल कह रहे हैं सब झोला टांगे घूमते हैं, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ। वो पढ़ाई नहीं चाहिए मेरे को ऐसी पढ़ाई चाहिए जिससे गणित में 100 में 100 आ जाए।
ठीक है, मेरे पास पढ़ते तो जरूर पता होगा यदि का मतलब दिया है, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको लिखो, दिया है e की घात y इंटू में क्या है 1 प्लस x बराबर 1। ठीक है, अब यहां से क्या करो, y निकाल लो, क्योंकि मेरे को dy अपॉन dx का मान निकालना है, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है के आर गुरु, ठीक है, y का मान निकाल लो, इसको नीचे पहुंचा दो, पहुंचा दिया। अब e को हटाएंगे, ये बताओ ये सबको आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जिसको नहीं आता है मैं बताऊंगा। e को मैंने हटाया, इस तरफ पहुंचाया, log बन गया, ये आता है सबको? जल्दी बताओ। नितिन यादव, तेरे जल्दी बताओ, ये आता है? आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ, फिर तो मैं लगा दूंगा सवाल, जल्दी बताओ। नहीं आता है विराट भाई, क्यों नहीं आता है? डिम्पल कह रहे हैं मेरे को नहीं आता है, ई हटा उस तरफ पहुंचा। देख नहीं आता है तो थोड़ा सा बेसिक मैं लिखा रहा हूं, यहां पे देख, ये बेसिक कहां से आया मैं बता देता हूं। नाइन्थ क्लास से ये बेसिक निकला है, ठीक है, 9th क्लास से ये बेसिक निकला है। हाँ तुमको आता है के आर गुरु, किसी को नहीं आता, मैं क्या करूं? सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, घातांक रूप। क्या ध्यान रखना है? घातांक रूप। जैसे a की घात यम है बराबर b, ठीक है, अगर आपको घातांक रूप दिया जाए, ठीक है, ये मेरा क्या है, घातांक रूप है, इसको मैं चेंज करूंगा लघु गणकीय रूप में। तो देखो भैया कैसे चेंज होता है लघु गणकीय रूप। इतना ध्यान रखो, घातांक रूप को जब लघु गणकीय रूप में बदलोगे तो आपको क्या करना है, ये जो यम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यहीं पर आपको रखना है। ये यम और ये बी, ये जगह चेंज नहीं करता है, यम और बी जगह चेंज नहीं करेगा, केवल और केवल क्या चेंज करेगा, ये ए जो है यहां पे आ जाता है। यम और बी चेंज नहीं होता है, जहां पे वहीं पे रहता है, केवल और केवल ये आधार इस घात यम का था, जब लॉग में बदला तो ये आधार किसका बन गया, लॉग का बन गया। ये ध्यान रखना है, पहले ये ए आधार किसका था, घातांक रूप में ये ए आधार यम का था, जब मैंने लघु गणकीय रूप में बदला, लॉग में बदला, तो ये आधार किसका बन गया, लॉग का बन गया। ये आपको आना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा भाई साहब कि जब मैंने लॉग लिया तो ये बाई और ये सेम टू सेम रहेगा। मैंने आपसे कहा, मैंने यही बोला है कि घात और बराबर वाला सेम टू सेम रहता है, ये कहीं नहीं जाता, केवल ये आधार जाता है। पहले ये आधार किसका था, इस बाई घात का था, अब ये आधार किसका बनेगा, लॉग का बनेगा। मैंने पहले ई आधार नहीं रखा था, क्यों, क्योंकि अगर ई लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, आधार ई लिखो या ना लिखो। के आर गुरु कह रहे हैं आपका चेला है तो कैसे नहीं समझ में आया, तो ये कहीं ना कहीं लिख लेना भाई, क्लास 9th का ये रूल है, आपने पढ़ा होगा। अब dy अपॉन dx निकालने से पहले एक लाइन और लिखो, इसको ऊपर लेके जाओ। आपने कहा जी सर मैं ऊपर लेके जाता हूं, घात को आगे करो, ये तो जानते हो, ये नहीं पूछूंगा, ये नहीं पूछूंगा, यहाँ पे घात आगे मैंने ले ली। अब आराम से dy अपॉन dx निकालो। आपने कहा जी सर मैं dy अपॉन dx निकालता हूँ, ये भी जानते हो लॉग के बाद में जो भी होता है नीचे आता है, इसका दोबारा करोगे क्या निकलेगा भाई, 0 + 1 निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कलर ना करो, इतना तो जानते हो, ठीक है। तो ये अंश बटे हर में निकला है, dy अपॉन dx का मान किस में निकला है, अंश बटे हर में निकला है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दो कि मेथड कौन सा लगेगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अंश बटे हर में निकला है dy अपॉन dx का मान, मेथड कौन सा लगेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताओ, फिर मैं वही मेथड लगाऊं। 2 आपके पास मेथड हैं, फटाफट फटाफट उंगलियां चलाओ। मेथड पहला, हाँ मैचिंग मेथड में क्या होता है, जब अंश बटे हर में
निकलता है dy अपॉन dx का मान, तो मैचिंग मेथड का मतलब होता है कि पूरा पूरा आपको सिद्ध करना है। ये मैचिंग मेथड का मतलब होता है पूरा पूरा आपको सिद्ध करना है। तो आप जानते हो कि मेरे को यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहाँ से मैं निकालूंगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, किसको आता है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा, जल्दी बता दो ये किसको आता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, नहीं आता है तो नो लिखो, आता है तो यस 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 लिखो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर जिसको आता है तो यस यस और जिसको नहीं आता नो नो। फिर मैं समझाऊंगा थोड़ा सा बेसिक। यस यस, आरजू खातून ने कहा है यस यस मेरे को आता है, विराट को भी आता है, और जल्दी फटाफट फटाफट उंगली चलाइए। कभी यादव कह रहे हैं ऐसा कोई बंदा है जिसको ये समझ में नहीं आया। हाँ, शिवम आ गया, कह रहा मेरे को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 दूनी 4 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो 100 में 100 लाना है। देख इधर, अगर मैं आपसे कहूं कि अवकलन अपान में जो होता है उसका करना है तो आपने कहा जी सर मैं कर रहा हूं। अगर घात 2 है आपको एक घात बढ़ानी है, घात अगर 2 है एक घात बढ़ानी है, और यही वाली घात ये वाली ऊपर माइनस की लिख देना है। ये मैंने लॉजिक लगाया। फिर मैं एक उदाहरण और बताता हूं। अगर आपके पास x की घात 11 है तो कितना कर दूं यहाँ पे भाई, 11 है तो 12 लिख दो, और ये घात आपको निगेटिव के ऊपर लिखना है। ये ध्यान रखना है, जो घात है वो निगेटिव की लिख दो और नीचे एक घात बढ़ा दो, ये अवकलन होता है। अब आप करोगे कैसे पता है, जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं जिनसे पैसा लूटा जाता है, टीचर लूटता है, वो कैसे करता है देख, टीचर लूटेगा पैसा तो 1/x स्क्वायर को बताएगा कि भैया ऊपर लेके चल। अब बच्चे को नहीं आता तो टीचर लूट रहा है पैसे, कैसे देख, कहेगा -2 आगे कर, उसने कहा जी सर आगे कर दिया, एक घात घटा दे तो जी सर घट गई, हो गया अवकलन। केवल और केवल कितना लिखना है आपको, इसको मैं लिख दूं फिर आपको क्लियर करवाऊंगा। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, फिर अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। हाँ, फिर आते हैं वापस, वो टीचर कहेगा, क्या कहेगा कि देख भैया, उसने कहा जी सर, नीचे घात लाते हैं तो धनात्मक बन गई, उन्होंने कहा हो गया अवकलन। कितना टाइम लगा भैया, इसमें 2-3 मिनट लग गए। बच्चे का भविष्य खराब कर दिया या नहीं, मतलब खराब नहीं किया है, लेकिन टाइम कितना लगा है, और टाइम की कीमत होती है भाई, टाइम की कीमत होती है। तो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं, जैसे गांव में रहते हैं, उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है, तो मिल गया टीचर, उन्हें कहे आजा भाई पढ़ा देता हूँ, और बस ये समझाता रहता है, बेचारा 70-75 नंबर लाके नमस्ते गुरुजी मैं पास हो गया। और जिसे जानकारी होती है ना वो ऐसे नहीं करता है, वो मेरी तरह करता है। जिसे जानकारी होती है उन्हें कहा इसमें टाइम लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है, ये करेगा ऐसे, मेरे पास पढ़ता है जो, ऐसे करके देख भाई, समझ में आ रहा है। ये डायरेक्ट सीखो, ठीक है, क्योंकि लोग चांद पे पहुंच गए भाई, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आती है, लोग चांद पे पहुंच गए। तो मैचिंग मेथड लग रहा है, तो आप जानते हो मेरे को पूरा पूरा सिद्ध करना है, तो ये तो मेरे को मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर चाहिए, तो कैसे मिलेगा भैया, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है भाई। इसको समीकरण 1 डालता हूँ, क्यों, क्योंकि इसी का यूज करूंगा तभी तो dy अपॉन dx निकलेगा। तो एक लाइन यहाँ पे समझ ले, और समझेगा तभी आगे दौड़ेगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा, क्योंकि मेरे को dy अपॉन dx चाहिए, तो मैंने कहा ऐसे लिख दो, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर होल स्क्वायर मैं ओपन करूंगा तो यही मिलेगा ना, मैंने इसको इसलिए लिखा, मेरे को इतना चाहिए। तो अब -1/1 + x किसके बराबर है, dy अपॉन dx के बराबर, यहाँ पे लिख दे,
मैचिंग मेथड में क्या होता है, पूरा पूरा सिद्ध करना पड़ता है। ये dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, देख ऐसे करके, ऐसे लगता है सवाल, समझ में आ रहा है? हाँ, कह रहा गुरुजी लग गया। एक बात बताऊं, जो डॉक्टर होते हैं MBBS, उनके पास बहुत पैसा होता है, और भी जो हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो अपना बच्चा अकेला पढ़वाता है। अकेला क्यों पढ़वाता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बच्चे को अकेला टीचर से इसलिए पढ़वाता है कि पूरा पूरा फोकस उस बच्चे पर ही रहे। इसीलिए तो अकेला पढ़वाता है। टीचर को 15,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, लेकिन अकेला कहता है मेरे बच्चे को पढ़ा दो। जैसे डॉक्टर हो गए, बहुत से पैसा होता है, और कुछ बच्चे गरीब होते हैं, वो अकेले टीचर पढ़ाता नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो फिर बैठता है कोचिंग में जिसमें 50-50, 100-100 बच्चे बैठते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उन्हें समझा दिया, कुछ बच्चों को जो आगे बैठे हैं उनके समझ में आ गया, जो पीछे बैठे हैं उन्होंने उतार लिया और चले गए। तो पढ़ाई है सिंपल, पढ़ाई है सिंपल, मैं बता रहा हूँ, लेकिन टीचर ने समझा दिया और समझ गया बच्चा, तो नंबर अच्छे आ गए। महफिल में कम समझ में आता है। अगर सिंगल बच्चा पढ़े ना टीचर से, सिंगल, पैसा उसको अधिक दे दो तो वो सिंगल पढ़ाएगा। सिंगल में क्या होता है, ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, यही फोकस एक बच्चे पर करेगा टीचर, तो वही बच्चा टॉप करता है। तभी तो आपने देखा होगा MBBS जो भी डॉक्टर है उसका बच्चा कैसा उच्च कोटि पे पहुंच जाता है। इसीलिए पहुंच जाता है क्योंकि उसने कहा भाई आपको मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरे बच्चे को सेपरेट पढ़ा दो। तो सेपरेट का मतलब ये है कि जो टीचर को आता है वो सब कुछ बताएगा ना, तो बच्चा अपने आप टैलेंटेड हो जाएगा, और टैलेंटेड हो जाएगा तो वो आगे ही निकल जाएगा। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं गांव के, तो कोचिंग में बैठते हैं। तो यही अंतर होता है। कम पैसा है तो भाई वैसा समझ में आएगा, ज़्यादा पैसा है तो अलग टीचर पढ़ाएगा, ऐसा होता है। यहाँ पे देख, किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3 तथा B के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को A और B में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल रिपीटेड है, 2023 में मैंने इसको करवाया था। दोबारा मैं बताऊंगा क्योंकि प्रायिकता का सवाल है बढ़िया। देख भाई, प्रायिकता का सवाल है इसीलिए करवा रहा हूं, नहीं तो 2023 में मैंने इसको करवाया था। जितने साइड करवाए देख लेना, उसमें मिल जाएगा। कहता एक ही प्रायिकता बताइए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, PA बराबर लिख ले। एक ही प्रायिकता मतलब एक घटना की प्रायिकता है, ये दिया है, लिख दे। और फिर उसने बोला है B घटना की प्रायिकता, मैंने ठीक है भाई, B घटना की प्रायिकता लिख ले 1/4। फिर उसने बोला है A और B में से कोई ना जीत पाए, मतलब दोनों के लिए बोला है कोई ना जीत पाए, और यहाँ पे लिखा। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे और लिखा, और में मैं क्या यूज करता हूं? अगर यहाँ पे या लिखा होता, अथवा लिखा होता, मैं लिखता हूं या अथवा। इसमें मैं क्या यूज करता हूं, जल्दी बोल। यहाँ पे लिखता हूं और तथा। इसमें मैं क्या यूज करूंगा, जल्दी बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भाई यहाँ पे ना जीत पाए, इसका मतलब है मेरे को डैश की प्रायिकता निकालना है। नितिन भाई बता, जल्दी बता। ना जीत पाए वो तो अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं और तथा में क्या यूज होता है, जल्दी बताओ। नितिन भाई, इंटरसेक्शन यूज होता है, और यहाँ पे यूनियन कहीं ना कहीं लिख लेना, ठीक है भाई। नहीं का मतलब होता है डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये निकालना है। हाँ, समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे दोनों घटनाओं के लिए एक साथ बोला है, तो स्वतंत्र घटनाओं का यूज करेंगे। ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए फार्मूला लगा ले। स्वतंत्र घटनाओं के लिए आप लोग जानते हो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है। स्वतंत्र घटनाओं में यह होता है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। अगर दो घटनाएं तो दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं,
3 घटनाएं हैं तो तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। अगर 4 घटनाएं हैं तो चारों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। तो यहां पे क्या है, दोनों के लिए एक साथ बोला है, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए आपको यहां पर जो लिखा है फार्मूला लगाना है और मान निकल आएगा। तो आप जानते हो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, ये फार्मूला होता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ये क्या होता है, आप बोलोगे सर जी ठीक है भाई मैं ये लिख रहा हूं। मैंने 4 फार्मूले बताए थे, 4 फार्मूले बताए थे। अगर यहाँ पे डैश नहीं है फिर भी इंटू आपको करना है, दोनों पे डैश है फिर भी आपको इंटू करना है। अगर एक पे डैश है एक पे नहीं डैश है, देख ये आपको आना चाहिए स्वतंत्र घटनाओं में, एक पे डैश है एक पे नहीं डैश है फिर भी आपको इंटू करना है। अगर आपका ए पे डैश है बी पे डैश नहीं है और स्वतंत्र घटनाओं के लिए दोनों घटनाएं बताई हैं तो आपको इंटू करना है। समझ में आ रहा? ये 4 फार्मूले आपको आना चाहिए। सर गुस्सा होकर 1 आवर्स में पूरा सेट खत्म कर दो, भाई फायदा नहीं है, मैं पूछ पूछ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्या फ़ायदा मैं सवाल लगवा दूं और आपके ना समझ में आए, कोई फ़ायदा? तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, 4 फार्मूले, देखो भाई 4 फार्मूले, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। तो यहाँ पे क्या करूँगा 1 माइनस का पी ए, अगर नहीं की प्रायिकता आपको निकालना है तो 1 में से हाई की प्रायिकता माइनस कर दो, ये फार्मूला होता है, याद है? मैं लिख रहा हूँ पी ई और प्लस पी ई डैश बराबर में 1, ठीक है भाई। तो 1 माइनस पी ए का मान कितना है मेरा 1/3 है और पी बी का मान कितना है 1/4 है। हल कर दो भाई, यहाँ से कितना मेरा 2/3 3/4, काट दो भाई, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ओके कितना आ गया 1/2। ये 1/2 जो है लाई करेगा, कर रहा है 0.5, तो मेरा उत्तर सही है। फटाफट नोट करूं, सारे के सारे स्टूडेंट नोट करना, ठीक है भाई। अगला सवाल, तीसरे का, उस रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड अक्षों के समान कोण अंतरित करती हैं। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया गया है, फटाफट लिख लो। हमें एल एम एन निकालना है, क्या निकालना है, एल एम एन निकालना है। तो बोला है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है भाई। अब एक फार्मूला आप जानते हो, अगर कोण आपको मिल जाए, अगर कोण आपको मिल जाए तो दिक् कोज्याओं के लिए फार्मूला क्या लगता है बताओ। अगर प्रश्न में कोण के बारे में बताया जाए तो दिक् कोज्याओं का फार्मूला ये लगता है, ये ध्यान रखना है, दिक् कोज्याओं के लिए फार्मूला ये लगता है, ठीक है भाई। अगर सदिश के लिए आपको बता दे प्रश्न में, अगर सदिश दे दे, 2 फार्मूले होते हैं, अगर आपको सदिश मिल जाए तब दिक् कोज्याएं ए अपान वेक्टर आर का मापांक और एम बराबर बी अपान वेक्टर आर का मापांक और एन बराबर वेक्टर सी अपान वेक्टर आर का मापांक, ठीक है। ये 2 फार्मूले आपको याद करना है। अगर सदिश दे दे तो एल एम एन ऐसे निकलते हैं, अगर कोण दे दे तो एल एम एन ऐसे निकलते हैं। 2 सवाल बनाए गए बस, या तो सवाल इससे लगेगा या तो इससे लगेगा। तो फार्मूला आप जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर में 1। तो देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, तो किसी एक में चेंज कर लो, या तो अल्फा में चेंज करो सबको, या तो बीटा में चेंज करो सबको, या फिर गामा में सबको चेंज करो, किसी एक में चेंज करो। मैंने कहा अल्फा में चेंज कर लो सबको, तो बीटा के स्थान पे अल्फा रखो और गामा के स्थान पे क्या रखो, अल्फा रखो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, घात हटाओगे तो प्लस माइनस आपको लेना है, क्यों? क्योंकि दिक् कोज्याएं धनात्मक भी होती हैं और
ऋणात्मक भी होती हैं, तो इसलिए प्लस माइनस लेना। अगर कॉस अल्फा आया है इतना तो कॉस बीटा भी इतना ही निकलेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, तो कॉस अल्फा का मान जितना निकला उतना ही कॉस बीटा का निकला, उतना ही कॉस गामा का निकलेगा। ठीक है भाई। और आप जानते हो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है मेरा, कॉस अल्फा बराबर होता है मेरा यल, और कॉस बीटा बराबर एम, और ये क्या होता है एन। बस मेरी दिक् को निकल आए। तो इस तरीके से आपको निकालना है। नितिन यादव प्लस माइनस लगा ले, सिर्री नितिन भाई लगा ले, प्लस माइनस लगा ले। 1/3 कर रहा है शशांक, इसको बता दे प्लस माइनस दिक् को जियाएं निकलती हैं, प्लस की भी होती हैं माइनस की भी होती हैं, तो दोनों चिन्ह लगा दे, नहीं आधे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर का है, 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कटेगा तेरा। पता नहीं कहां चला गया, कमेंट करके भाग गया। इस सवाल को देखो, कहता समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बोला है। तो आप जानते हो बिंदु जब भी दे दिए जाएं, बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ प्रश्न मिल जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, स्थिति सदिश। ये सारे के सारे स्टूडेंट जानते हैं। बता भैया, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता हूं वैसा ही मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, सेम टू सेम डिप्टो। प्रश्न में बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ दिख जाए, लिखा हुआ दिख जाए तो मैं ऐसे लिखो, स्थिति सदिश बोलता हूं, स्थिति सदिश बोलता हूं। ये बताओ सबको पता था या नहीं, किसको किसको आता था, किसको किसको नहीं आता था, जल्दी बताओ। शेषमानी गुप्ता, ये जो मैंने लिखा है किसको किसको आता है किसको किसको नहीं आता है, जल्दी फटाफट यस या नो। शशांक शुक्ला कह रहे हैं यस मेरे को आता है, रोहित कह रहे हैं मेरे को आता है, फिर ये कह रहे हैं आपका मन नहीं। ये क्या है भाई, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और ये पता नहीं क्या कर रहा, सिर्री। रोहित कुमार यस सर, पता है सर। आरजू खातून, और किसी को नहीं पता, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लेना कहीं, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे स्थिति सदिश दे दिए गए हैं। और आप जानते हो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। पहला ये ले ले, दूसरा ये ले ले, तीसरा ये ले ले। अब ए शीर्ष को कैसे लिखेगा, स्थिति सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है। भाई स्थिति सदिश का मतलब होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है, उसको मैं बोलता हूं स्थिति सदिश। तो सबका लिख दे ऐसे करके, बफाना रास आए तुझे और जाए, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, -i कैप +4j कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों भुजाओं के मापांक निकालना है। तो पहले ए भी निकाल दे, ये भी जानता है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अच्छा ये बता दो ये कहाँ से निकलता है, बताओ। अच्छा ये मैंने लिखा है आप जानते हो, लेकिन कहाँ से आता है ये बता दो। वेक्टर ए बी बराबर मैंने लिखा है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, ये जानते हो, लेकिन कहाँ से निकला इसका नाम बता। शशांक गाना, अच्छा ये बता, चाहिए बता, जल्दी बताओ यार, फिर आगे बढ़ूं। ये आता है लेकिन कहां से आया, इसका जन्म कहां से हुआ। कह रहा किसी दिन टेस्ट ले लीजिए सर। हाँ शशांक कह रहा नहीं पता, आई डोंट नो। इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। सर क्लास अटक रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पढ़, अटकेगा तभी तो भटकेगा।
रोहित पता नहीं क्या कह रहा है। विराट, ये तो बेकार आदमी है, ये बेकार आदमी विराट है। रोहित कुमार, शशांक शुक्ला, नितिन यादव कहाँ से आ गया चैप्टर 11 से? अरे ये थोड़ी कह रहा हूँ चैप्टर 11 से, मैं नाम पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, बता देता हूँ कहाँ से आया, नहीं तो झोला टांगे घूमते रहोगे। मैं पढ़ता हूँ है, झोला टांगे घूमते रहोगे। देखो मैंने आपको बताया है अभी इससे पहले सदिश त्रिभुज के नियम से बताया। देखो दो भुजाओं की डायरेक्शन एक जैसी होना चाहिए, आपको दिख रही है, दो भुजाओं की डायरेक्शन एक जैसी होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ा जाता है और किसके बराबर लिखा जाता है? अपोजिट डायरेक्शन देखो किस भुजा की है, AC की है ना, वेक्टर AC बराबर वेक्टर AB और प्लस वेक्टर BC। ठीक है, इसी से ये निकला है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास क्या है मेरा A B और C है, ठीक है, इसके राउंड में कहीं ले लो मूल बिंदु, इसके बाहर लेना, इस त्रिभुज के बाहर कहीं ले लो मूल बिंदु। आपने कहा जी सर यहीं पे ले लेता हूं। अब इसको रफ कर दूं, क्योंकि ये तो जानते हो ना, ये बताऊंगा स्थिति सदिश, ठीक है, ये तो जानते हो ना, ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे को देखना है त्रिभुज AB पकड़ो। आपने कहा जी सर मैं AB पकड़ लेता हूं, आपने पकड़ लिया। फिर इसके बाद में आप जानते हो AB में A से भुजा और B से भुजा जो मिली है मूल बिंदु से, देखो AB के बराबर लिखा, ये कैसे आए? A और B को पकड़ो, A से देखो यहां तक और B से देखो मूल बिंदु तक, तो एक त्रिभुज आपको पता चला है। तो आप जानते हो दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए। तो आपने कहा जी सर ये भुजा बची है, बची नहीं है, आप जानते हो A से B तक गया है, A से B तक गया ऐसे करके। तो दो भुजाओं की डायरेक्शन सेम है, एक OA है एक OB है, किसके बराबर लिखोगे? OB के बराबर ऐसे करके लिख लो, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, OA और प्लस AB। तो देख भाई OB माइनस का OA बराबर आया AB के, देख लेना, झोला टांगे घूमता रहेगा, मैं पढ़ता हूँ ऐसे करके निकलता है। वेक्टर AB बराबर देख निकल गया। नितिन कह रहे हैं कोई साइड का टेस्ट ले लो, ये समझ में आया? बता देना, जो टीचर कमजोर है ना उनको बता देना ये कैसे निकलता है, नहीं तो रटता घूमेगा। रोहित कह रहा है सही है सर, हाँ रटता घूमेगा। वैसे तो मैं ये नहीं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि जब भी आप वेक्टर AB निकालो तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिखो, मैंने यही पढ़ाया है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं ये कैसे आया है, तो मैंने बता दिया ये कैसे आता है फार्मूला। ठीक है, स्थिति सदिश यहाँ पे मैंने यूज किया है और सदिश त्रिभुज का नियम लगाया है बस। लेकिन इसको आप समझ लो बस ये कैसे आया, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब घटा दो, डायरेक्ट घटाओ, इसमें से ये घटेगा तो जुड़ेगा, ठीक है भाई, ओके भाई। अब क्या कर, BC निकाल दे तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दे, तो C में से B को माइनस करेंगे, घटा दे 0i कैप आ गया, इसमें घटा दे तो 8j कैप हो गया। AB BC CA निकाल दे तो बाद वाले में से पहला वाला माइनस होता है, तो A में से C को माइनस करेंगे, ऊपर से नीचे माइनस कर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3i कैप हो गया, अब माइनस का 4j कैप हो गया। अब क्या कर, मापांक निकाल दे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर निकालनी है, तो इसका मापांक जानता कितना निकलेगा? 9 और प्लस का 16, कितना हो गया? 25 का 5 निकला भाई। ठीक है, अब क्या कर, वेक्टर BC का मापांक निकाल दे, तो यहाँ पे कितना है? 0, 8 का वर्ग 8 ही निकलेगा बाहर, ठीक है भाई। और फिर CA, इसका मापांक निकाल दे, तो देख भाई साहब यहाँ पे 9 और 16 कितना निकला? 25 का कितना निकला? 5। दो भुजाएं बराबर निकल गई, दो भुजाएं क्या निकल गई? बराबर निकल गई, ठीक है भाई। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो भैया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया भाई, ठीक है, लिख दे भाई।
कैसे लिखेगा, यहां पे देख, दैट इज करके लिख दो। वेक्टर ए बी का मापांक बराबर निकला है वेक्टर सी ए के मापांक से, अतः करके लिख दो। अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है भाई, बाह सर बाह, बात तो सही है सर जी। हाँ बिट्टू आ गया भाई, बिट्टू कहाँ चला गया था? तेरी याद में मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे हो गए। तेरी याद में पल पल मरता हूँ। अब तो सवाल नया आया है, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई विनीत। अब इसके ये वाला और इसके आगे कल पढ़ाऊंगा। तेरी याद में पल पल मरता हूँ। शशांक शुक्ला, अब कल आना, ठीक है। अरे क्यों भाई शशांक शुक्ला, मेरा क्या दिल नहीं है जो मैं गाना ना गाऊं? मैं गाना गाऊंगा। क्यों बिट्टू भाई? शोएब अंसारी आए हैं, कह रहे हैं गुरुजी कल आओगे? हाँ 6:30 बजे क्लास चलेगी, ठीक है बिट्टू। 6 बजे चलती थी, अब 6:30 बजे चलेगी। हाँ कल पढ़ाएंगे 6:30 बजे। थक गया हूँ, गाओ सर जी गाना गाओ। हाँ मेरा भी दिल है भाई बिट्टू भाई, दिल बोलता है तो गाता हूँ। कह रहा शशांक, कह रहा ऐसे गाना ना गाओ। सर टीजीटी पीजीटी का पेपर कब हो जाएगा? भाई अमन यादव, पेपर तो हो जाएगा मार्च में, हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ कोई और गाओ, शशांक कह रहा कोई और गाओ ऐसा। हाँ रोहित कह रहे हैं सर आपके रंग में दम है। हाँ भाई आना कभी ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, आना कभी, फिर आपको डांस भी दिखाऊंगा। गुरु डांस भी कर लेता है, गुरु गाना भी गाता है, गुरु डांस भी करता है। हाँ जा रहा हूँ अभी, 9 बजे पढ़ाऊंगा प्रायिकता 13.1, ठीक है 9 बजे क्लास चलेगी। कितना टाइम है 9 बजने में? घड़ी तो मेरे पास नहीं है, मोबाइल ही देख लेता हूँ। 8:23 हुआ है, 8:23 हुआ है, आध घंटे बाद क्लास चलेगी, ठीक है 9 बजे आना है। गुड बाय, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।